Hello everyone, welcome to e-portal of Apex Academy Roorkee. My name is Vipul Saini, faculty from Department of Civil Engineering. So today in this lecture, we will see the importance of the geotechnical engineering in our civil as well as from the competitive point of exam. Okay? तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्या है और इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग मींस बेसिकली द स्टडी ऑफ द सॉइल एंड टू नो द बिहेवियर और वी कैन से दैट टू नो द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ सॉइल अंडर द सर्टेन लोड कंडीशन। ओके, तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें कि सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस है, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उसका बेसिक मोटिव जो है वो है कि जो हमारा लोड है जो किसी भी स्ट्रक्चर से ग्राउंड लेवल पर ट्रांसफ़र होता है उसको हम कैसे स्प्रेड करें सेफली। और अगर स्ट्रक्चर का लोड ज़्यादा है सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी से, तो हम उसमें सेटलमेंट को कैसे रोक सकते हैं या कैसे परमिसिबल के अंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है इसमें देखते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन किया, हम कितना भी अच्छा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर ले, मीन्स हम नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज़ कर दें या उसकी जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज़ कर दें या हम बीम की डेप्थ इंक्रीज़ कर दें, मीन्स अल्टीमेटली हम कितना भी अच्छा स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर ले, लेकिन वो तब तक स्टेबल नहीं होगा जब तक जिस सॉइल पर हम उसको बना रहे हैं वो सॉइल स्टेबल ना हो। ठीक है, और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में जानना ही हमारा आता है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, तो इसलिए जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो सिविल के एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से आता है वो उसका कितने % आता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग बात करते हैं कि गेट में जो इसकी परसेंटेज है वो कितनी है। तो अगर हम बात करें गेट की, तो गेट के अंदर जो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग कवर करता है वो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 क्वेश्चन यहाँ से हर साल आते हैं जब से गेट स्टार्ट हुआ, दैट इज़ फ्रॉम 1991 और अब तक 2020 तक 7 to 8 क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं। ठीक है, तो गेट में टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं और 65 में से 1 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। तो इसमें से बेसिकली जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 मार्क्स की वेटेज ज़्यादा है, मीन्स यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और इसका जो टोटल वेटेज है वो अप्रोक्सीमेटली 14% है टोटल एग्ज़ाम का। ठीक है, तो एक अच्छा खासा वेटेज जो टेक्निकल इंजीनियरिंग का गेट में आता है। तो अगर हम बात करें ESC एग्ज़ाम की, IAS एग्ज़ाम की या सेम एग्ज़ाम या ESC की, तो अगर हम ESC एग्ज़ाम की बात करें तो अगर हम ऑब्जेक्टिव पेपर का एनालिसिस करें तो ऑब्जेक्टिव पेपर में यहाँ से 20 to 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 20 to 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और कन्वेंशनल पेपर में जो इसका मेंस पेपर होता है, कन्वेंशनल पेपर, वहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 मार्क्स ये कवर करता है। ठीक है, तो दोनों जो बड़े एग्ज़ाम हैं गेट और ESC, उसमें जो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का वेटेज है वो एक अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, तो जैसे कि वेटेज जो गेट में सबसे ज़्यादा होता है वो स्ट्रक्चर एनालिसिस के जो भी सब्जेक्ट हैं, जो स्ट्रक्चरल के सब्जेक्ट हैं उनका होता है, लेकिन उनमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। मींस स्ट्रक्चर के टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, उनका जो टोटल वेटेज है वो अप्रोक्सीमेटली 21% है, लेकिन वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट बहुत है, लेकिन ये एक ही सब्जेक्ट का वेटेज जो है 14% है। दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ व्यू। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो हमारे स्टेट के AE एग्ज़ाम होते हैं या जो JEE एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें इसका वेटेज कितना होता है। तो जो स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो आउट ऑफ 100
ये मान के चलो कि 20 to 25 क्वेश्चंस आपको जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे कवर करेंगे। तो देखते हैं। तो मेनली जो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ द सॉइल मैकेनिक्स और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो हमारा है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो जो फर्स्ट पार्ट है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हम फिर 10 चैप्टर पढ़ेंगे और जो सेकंड पार्ट है फाउंडेशन इंजीनियरिंग उसके अंदर हम 3 चैप्टर कवर करेंगे। तो टोटल हमारे पास 13 चैप्टर्स हो गए। तो इन 13 चैप्टर्स को मिलाकर हमारा बनता है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ द सॉइल मैकेनिक्स और जो हमारा सेकंड पार्ट है दैट इज़ द फाउंडेशन इंजीनियरिंग। अब जो सॉइल मैकेनिक्स है इसके अंदर हमने टोटल 10 चैप्टर्स रखे हैं और जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग है इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से कि उन चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स की। सॉइल मैकेनिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सॉइल क्लासिफिकेशन। ये बेसिक चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स का, सॉइल क्लासिफिकेशन। तो जो सॉइल क्लासिफिकेशन है इसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं कि हमारा जो सॉइल का ओरिजिन है वो क्या है, सॉइल के ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि कुछ इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि पोरोसिटी हो गया, परमेबिलिटी हो गया, या वॉइड रेशो हो गया, या हमारे यूनिट वेट हो गए, डेंसिटी हो गई। तो जितनी भी हमारी सॉइल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सॉइल के बिहेवियर को बताएंगी वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, और उनके बेसिस पर हम करेंगे सॉइल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, सॉइल को क्लासीफाई करेंगे। तो वही है हमारे पहले चैप्टर में विच इज़ नोन एज द सॉइल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सॉइल क्लासिफिकेशन काफ़ी टाइप का होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम किसके बेसिस पर बात कर रहे हैं। तो अगर हम सॉइल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल या रेसिडुअल सॉइल। ये है हमारा कि जो रॉक से सॉइल बनी वो ट्रेवल करके अगर अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करी तो विच इज़ नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन सॉइल। और अगर वो अपने पेरेंट रॉक पर ही एग्जिस्ट करती रही तो उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। तो ये सब हम देखेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन में। और अगर हम बात करें कि सॉइल के पार्टिकल साइज़ के बेसिस पर, तो पार्टिकल के साइज़ के बेसिस पर भी सॉइल डिवाइड करते हैं, जो कि फाइन सॉइल हो गया, कोर्स सॉइल हो गया। फिर फाइन सॉइल में फिर हम डिवाइड करते हैं दैट इज़ सैंड, सिल्ट, क्ले। कोर्स सॉइल में फिर डिवीज़न करते हैं। तो ये सब हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में जो कि सॉइल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है रिलेशंस, जो प्रॉपर्टीज़ होंगी सॉइल की, जो हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उन प्रॉपर्टीज़ के बीच में रिलेशंस, जहाँ से बेसिकली जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉइल क्लासिफिकेशन। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर। तो जो सेकंड चैप्टर है जो कि हम कवर करेंगे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में वो हमारा है परमिएबिलिटी। तो सेकंड चैप्टर हमारा है परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी में हम देखेंगे कि जो हमारा सॉइल है, सॉइल कितना परमिएबल है। मींस परमिएबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है, परमिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल थ्रू विच इट कैन अलाउ द पासेज ऑफ वाटर। ठीक है, परमिएबिलिटी एक सॉइल की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो वाटर को पास कराता है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि परमिएबिलिटी निकालने के तरीके क्या होते हैं। मींस हमारे पास अलग अलग टाइप की सॉइल है और हर टाइप की सॉइल के लिए जो परमिएबिलिटी होगी वो अलग अलग होगी। तो हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं, लेबोरेटरी मेथड्स भी हैं, थियोटिकल मेथड्स भी हैं जिसमें हम एम्पिरिकल फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, और हमारे पास फील्ड मेथड भी है जैसे कि पंपिंग इन टेस्ट, पंपिंग आउट टेस्ट। तो ये सब चीज़ हम कवर करेंगे परमिएबिलिटी के तो ये सब चीज़ हम कवर करेंगे परमिएबिलिटी में। ठीक है, और जो परमिएबिलिटी का सेकंड पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे कि परमिएबिलिटी को अफेक्ट कौन कौन करता है। मींस परमिएबिलिटी सॉइल के अंदर जो परमिएबिलिटी है वो किस किस चीज़ की वजह से अफेक्ट होती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी हमारे पास सॉइल सैंपल है तो उसकी कुछ परमिएबिलिटी होगी,
तो अगर उस सॉइल सैंपल में डिस्टरबेंस हो जाता है या उस सॉइल सैंपल में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर या कोई भी डस्ट पार्टिकल आ गए, तो उस पार्टिकल की वजह से सॉइल की जो एक्चुअल परमेबिलिटी थी वो कैसे चेंज हुई, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे परमेबिलिटी के अंदर। तो फर्स्ट चैप्टर इज द सॉइल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड चैप्टर इज द परमेबिलिटी। तो जो थर्ड चैप्टर है जो कि हम कवर करेंगे वो हमारा है स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो जो थर्ड चैप्टर है वो है इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा सॉइल है उसकी स्ट्रेस कितनी लग रही है। मीन्स जब हम कोई भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं सॉइल के ऊपर, तो उस स्ट्रक्चर की वजह से जो हमारा सॉइल है उसके ऊपर कितनी स्ट्रेस जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इसमें हम वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस डायग्राम पढ़ते हैं, ओके। और इसका जो बेसिक फंडा होता है वो ये होता है कि मान लो ये ग्राउंड लेवल है, ओके, दिस इज़ द ग्राउंड लेवल। और ग्राउंड लेवल के ऊपर हमने कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया और दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस ग्राउंड लेवल के नीचे हमारे सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये सारे सॉइल पार्टिकल्स हैं, ओके। तो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स हमारा सॉलिड नहीं होते। सॉइल पार्टिकल्स के पास हमारा वॉइड्स भी होंगे। ये मान लो ये वॉइड्स है, ये सॉलिड पार्टिकल है, ये वॉइड्स है, ये सॉलिड पार्टिकल है, ओके। तो ये जो वॉइड्स हैं इनका लोड ट्रांसफ़र करने में क्या रोल है। मीन्स अगर हम इसका सेपरेट स्ट्रक्चर देखें तो सपोज दिस मच एरिया इज ऑफ द फाउंडेशन, ओके। और इसके अंदर जो सॉलिड पार्ट है उसको इधर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द सॉलिड पार्ट, ओके। और जो रिमेनिंग है वो वॉइड्स हैं। वॉइड्स में वाटर भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है। तो मान लो ये वाटर है और वाटर या एयर है, ठीक है। तो जो लोड का ट्रांसफ़र होगा वो होगा ग्रेन टू ग्रेन। मीन्स हमारा जो भी स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर में जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, एक पार्टिकल जो उसके जस्ट नीचे वाला सॉलिड पार्टिकल है उसको लोड ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो जो लोड ट्रांसफ़र करने में जो हमारे वॉइड्स हैं उनका कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो उस मैकेनिज्म को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं टोटल में से, विच इज़ नोन एज द इफेक्टिव स्ट्रेस। मीन्स अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकालें तो इफेक्टिव स्ट्रेस हमारे पास होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। क्योंकि ये जो पोर वाटर प्रेशर है ये एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता है, दैट इज़ द बायोन्सी फोर्स लगाता है किसी भी स्ट्रक्चर पर, ठीक है। तो ये एक अपोजिट फोर्स लगाता है किसी भी स्ट्रक्चर पर। तो इसलिए हम जो भी फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है, उसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं और जिसके बेसिस पर हम एक्चुअल एनालिसिस करते हैं अपने स्ट्रक्चर का। ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर, ठीक है। तो दिस इज़ द थर्ड चैप्टर। और जो हमारा फोर्थ चैप्टर है वो हमारा है सीपेज एनालिसिस। ठीक है। तो देखो जो हमारा परमेबिलिटी है और जो हमारा सीपेज है ये दोनों ही सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों का मतलब अलग अलग है। परमेबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी तो सॉइल की प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू सॉइल वाटर का पासिस होना अलाउ करता है। लेकिन जो हमारा सीपेज है, सीपेज वाटर का पास होने को हम सीपेज बोलते हैं, ठीक है। तो द पासिस ऑफ वाटर या पासिस ऑफ एनी लिक्विड इज नोन एज सीपेज थ्रू द सॉइल, बट द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल थ्रू विच इट अलाउ द पासिस ऑफ एनी लिक्विड इज नोन एज परमेबिलिटी। तो जो परमेबिलिटी है वो एक प्रॉपर्टी है और जो सीपेज है वो सॉइल की कंडीशन है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ये बेसिक डिफरेंस है परमेबिलिटी और सीपेज में, ठीक है। तो जो हम सीपेज एनालिसिस पढ़ेंगे, सीपेज एनालिसिस का जो मेनली यूज़ है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में वो है कि जो भी हम हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि डैम हो गया या हमारी रिटेनिंग वॉल हो गई, तो उसमें जो वाटर है उसका सीपेज कैसे होता है ये हम पढ़ते हैं सीपेज एनालिसिस में। सपोज दिस इज द डैम and this is the water level at the upstream side of the dam and this much is the water level at the downstream side of dam.
दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द डैम। ओके, तो यहाँ पर जो अपस्ट्रीम में है, अपस्ट्रीम में रिजर्वोयर होगा, ये रिजर्वोयर में वाटर स्टोर्ड है, ठीक है। तो दो केस हो सकते हैं, ये जो वाटर है ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर जो स्टोर है, या तो इसकी बॉडी के अंदर को मूव करेगा अगर ये डैम अर्थ का बना है। इफ दिस डैम इज अर्थन डैम देन दिस वाटर मे बी पास थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द डैम। ओके, और अगर ये इसके थ्रू एंटर किया तो फेलियर होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है, फेलियर होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इस फेलियर होने के चांस को रोकने के लिए हमको सीपेज एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि ये जो हमारा अपस्ट्रीम साइड है, अपस्ट्रीम साइड पर जो हमारा रिजर्वोयर है, एक्चुअली में रिजर्वोयर की जो लेंथ होती है वो सर्टेन किलोमीटर्स में होती है। जैसे कि जो टिहरी डैम है उत्तराखंड में, टिहरी डैम का जो मेन रिजर्वोयर है उसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 48 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया पानी के अंदर सबमर्ज है, तो उस एरिया में पानी एंटर करेगा फ्रॉम द अपस्ट्रीम साइड, ठीक है, और एंटर करेगा तो ट्रेवल करेगा बिकॉज यहाँ पर सॉइल है और सॉइल के अंदर वॉइड्स हैं, ठीक है। तो ये एंटर करेगा और डाउन स्ट्रीम साइड की तरफ एंटर करेगा, ओके, बिकॉज द वाटर इज मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो अगर ट्रेवल करता हुआ ये अगर डाउन स्ट्रीम साइड से बाहर निकलेगा तो एक फोर्स के साथ निकलेगा, और अगर ये यहाँ से एक फोर्स के साथ निकलेगा तो वो फोर्स इतनी ज़्यादा होगी कि ये जो हमारी डाउन स्ट्रीम साइड की जो फाउंडेशन है, ये जो फाउंडेशन है ये यहाँ से उखड़ जाएगी। मीन्स ये फाउंडेशन अगर डैमेज हो गई तो जो हमारा डैम है, डैम की जो फाउंडेशन है उसमें टिल्टिंग आ जाएगी। मीन्स हमारा डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाएगा डैम का, और अगर डैम का डिफरेंशियल सेटलमेंट हो गया तो हमारा जो डैम है वो रोटेट हो जाएगा और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम सीपेज एनालिसिस करते हैं, ओके। और हाँ, मेनली जो सीपेज एनालिसिस में हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फ्लो नेट, कि किसी भी बॉडी के अंदर हम फ्लो नेट कैसे डिज़ाइन करते हैं। मेनली जहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है अप्रोक्स हर एग्ज़ाम में, जो कि फ्लो नेट से देखते हैं कि यहाँ पर इसकी डिस्चार्ज कितना होगा, मीन्स इस बॉडी के थ्रू वाटर का डिस्चार्ज कितना होगा, ये सब हम पढ़ते हैं फ्लो नेट के अंदर, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, दैट इज़ द सीपेज एनालिसिस, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा 5th चैप्टर है वो है कंप्रेसिबिलिटी। ओके, 5th चैप्टर हमारा है कंप्रेसिबिलिटी, और जो हमारा 6th चैप्टर है दैट इज द कंसोलिडेशन। ओके, तो बेसिकली जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी फिनोमिना है और जो कंसोलिडेशन फिनोमिना है ये एक हैं लेकिन एक जैसे नहीं हैं। डिफरेंस क्या है इनमें? इनमें डिफरेंस ये है कि कंप्रेसिबिलिटी तो हमने बेसिकली सुना है कि हमारे पास कोई भी सॉइल सैंपल है और उसको अगर हम एक्सटर्नल लोड देते हैं तो उसके अंदर जो भी एयर है वो स्पिल आउट हो जाएगी और जो हमारा सॉइल का मास है वो डेंस हो जाएगा। मीन्स हमने क्या किया, हमने किसी भी सॉइल को कंप्रेस किया जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। कैपेसिटी कौन सी? बियरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। मीन्स हमने उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी में कि देखो अलग अलग टाइप के सॉइल है, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, तो हर टाइप के सॉइल में हम कैसे कंप्रेसिबिलिटी परफॉर्म करते हैं, मीन्स हम कैसे उसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी में। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन फिनोमिना सेम है लेकिन मैकेनिज्म अलग अलग है। मैकेनिज्म क्या है? कंप्रेसिबिलिटी में तो क्या हो रहा था कि जो हमारा सैंपल था वहाँ से एयर स्पिल हो रही थी, लेकिन कंसोलिडेशन में क्या होता है, जो हमारे वॉइड्स हैं, वॉइड्स में अगर जो मॉइस्चर है तो हम एक्सटर्नल लोड देंगे, एक्सटर्नल लोड देने की वजह से जो हमारा मॉइस्चर होगा वो बाहर निकलेगा और उसके बाहर निकलने को ही हम बोलते हैं कंसोलिडेशन फिनोमिना। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन आपस में लिंक्ड हैं। तो देखते हैं कि जो कंसोलिडेशन है, तो कंसोलिडेशन पढ़ना जरूरी क्यों है? कंसोलिडेशन पढ़ना जरूरी इसलिए है कि मान लो कि आपने सॉइल की अच्छी स्टडी कर ली लेकिन आपने कंसोलिडेशन को पढ़ना छोड़ दिया, आपने कंसोलिडेशन छोड़ दिया,
सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट के लिए। तो मान लो आपने पूरी सॉइल की अच्छी तरह स्टडी की और आपने जो ये ग्राउंड लेवल है, मान लो ये ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे जो भी सॉइल है ओके उसकी आपने कंप्रेसिबिलिटी फिनोमेना परफॉर्म किया और आपने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, जो कि यहाँ की टोटल जो आपने बियरिंग कैपेसिटी निकाली सॉइल की, मान लो वो 100 टन है ओके। तो आपको पता चल गया कि ये जो सॉइल है ये 100 टन तक का लोड बियर कर सकती है। तो आप जो बिल्डिंग बनाओगे वो कैसी बनाओगे, जो कि 100 टन से कम की हो। तो मान लो आपने जो बिल्डिंग डिज़ाइन की या जो भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया उसका जो टोटल लोड है वो है 80 टन, ठीक है, और 20 टन आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख दिया। लेकिन आपने इस सॉइल की कंसोलिडेशन स्टडी नहीं की। कंसोलिडेशन स्टडी नहीं की मीन्स मान लो इस सॉइल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, और मॉइस्चर प्रेजेंट है इस चीज़ का आपको नहीं पता, तो क्या होगा, इस लोड की वजह से ये जो मॉइस्चर है ये वॉइड्स के थ्रू स्पिल आउट होगा, ठीक है, और ये जो सॉइल है ये कंप्रेस होना स्टार्ट होगी। तो जब ये कंप्रेस होना स्टार्ट होगी तो सेटलमेंट होगा स्ट्रक्चर का। तो ये स्ट्रक्चर की फाउंडेशन है, तो स्ट्रक्चर का सेटलमेंट होगा। अगर स्ट्रक्चर का सेटलमेंट जो है वो यूनिफॉर्म है मीन्स पूरी फाउंडेशन के अलोंग यूनिफॉर्म सेटलमेंट हो रहा है और वो भी परमिसिबल लिमिट के अंदर, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मे बी सेफ रहे। लेकिन ऐसा मैक्सिमम कंडीशन में नहीं देखा गया। मैक्सिमम कंडीशन में ये होता है कि जो हमारा सेटलमेंट होता है वो डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है। डिफरेंशियल सेटलमेंट मीन्स सम पार्ट ऑफ द फाउंडेशन इज सम पार्ट ऑफ द फाउंडेशन इज डिप। तो ये टिल्ट हो जाता है फाउंडेशन मीन्स एक साइड सेटलमेंट ज़्यादा हो गई और एक साइड सेटलमेंट जो है वो कम ही रही। तो अगर एक साइड सेटलमेंट ज़्यादा हो गई तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस स्टडी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपने सुना होगा पीसा की झुकी हुई मीनार। तो जो पीसा की झुकी हुई मीनार है वो सेम कॉन्सेप्ट है कि कंसोलिडेशन स्टडी या तो नहीं हुई या अच्छी तरह एनालिसिस नहीं हुआ। तो जो पीसा की झुकी हुई मीनार है उसका रीज़न यही है कि हमारी डिफरेंशियल सेटलमेंट हुई है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, तो इसलिए ज़रूरी है कंसोलिडेशन का पढ़ना। तो कमेंट में ये बताना कि जो पीसा की झुकी हुई मीनार है वो किस कंट्री में है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। अब बात करते हैं जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर है, 7th चैप्टर। तो देखो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हमने टोटल 10 चैप्टर्स रखे हैं, 6 चैप्टर हो गए, और जो 7th चैप्टर है, देखो जो 7th चैप्टर है वो हमारा है शेयर स्ट्रेंथ। सेवंथ चैप्टर इज शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होता है, बेसिकली शेयर स्ट्रेंथ होता है कि जो भी हमारी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सॉइल रजिस्ट कर पाए उसी को हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेंथ। मींस मान लो कि हमारे पास सॉइल है, तो सॉइल ने पहले 80 टन की स्ट्रेस हमारी बियर करी, और जो दोबारा जब हमने टेस्ट किया सेकंड सैंपल पर तो उसने 90 की करी, फिर 100 की करी, फिर 110 की करी। तो जितनी भी हमारी शेयर स्ट्रेस होगी उसमें से जो मैक्सिमम होगी वो हमारी शेयर स्ट्रेंथ कहलाएगी, ठीक है। और वही स्ट्रेंथ है जो कि किसी भी स्ट्रक्चर के लोड को रजिस्ट करती है। तो शेयर स्ट्रेंथ चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ निकालने के तरीके क्या क्या हैं। तो एक्चुअली शेयर स्ट्रेंथ निकालने के हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं, सुना होगा, जैसे कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट या ट्राइएक्सियल टेस्ट या वेन शेयर टेस्ट, ठीक है। लेकिन ये जितने भी टेस्ट हैं ये सब अलग अलग टाइप की सॉइल में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हर टाइप की सॉइल के लिए हमारे पास टेस्ट हैं, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट, वेन शेयर टेस्ट, और हमारे पास जो लैब टेस्ट हैं वो भी इसी चीज़ में यूज़ होते हैं। तो शेयर स्ट्रेंथ चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेनली टेस्टिंग, ओके। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज 8th चैप्टर, वो है वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन या वर्टिकल शेयर स्ट्रेस। वर्टिकल शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो जो 8th चैप्टर है वो है वर्टिकल शेयर स्ट्रेस। अब वर्टिकल शेयर स्ट्रेस में हम क्या पढ़ेंगे, वर्टिकल शेयर स्ट्रेस में हम पढ़ेंगे कि हमने कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया,
उस स्ट्रक्चर की वजह से जो हमारा जो इन डेप्थ सॉइल है उस सॉइल में कितनी स्ट्रेस जनरेट हो रही है। ठीक है, मान लो ये कोई भी स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन किया, तो ये ग्राउंड लेवल है, तो इस स्ट्रक्चर की वजह से जो इसके जस्ट बॉटम में सॉइल है उस पर कितनी स्ट्रेस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो स्ट्रेस वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व आता है वो कुछ इस शेप में आता है। मींस जो हमारा जो सॉइल हमारी किसी भी स्ट्रक्चर के जस्ट नीचे है उस पर जो स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम होगा। मींस वो सॉइल जो भी स्ट्रक्चर के जस्ट बिलो है वो मैक्सिमम स्ट्रेस में रहेगी। मींस जो फेल होने का चांस होगा वो इस सॉइल का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और जैसे ही हम स्ट्रक्चर से अवे मूव करते हैं तो इस ग्राफ में मींस स्ट्रेस में, सॉइल की स्ट्रेस में एक ड्रास्टिकली चेंज दिखता है। ये आप मतलब आपके पास अगर कोई भी फुटिंग है, मान लो सर्कुलर फुटिंग है, ठीक है, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा सॉइल पर वो इस सर्कुलर फुटिंग के जस्ट बिलो रहेगा, और जैसे ही आप इस फुटिंग से अवे मूव करोगे तो ड्रास्टिकली चेंज होगा स्ट्रेस में। मींस द चांस ऑफ द फेलियर ऑफ द सॉइल अवे फ्रॉम द फाउंडेशन इज वेरी लो। ओके, तो ये हम स्टडी करेंगे वर्टिकल शेयर स्ट्रेस में। तो वर्टिकल शेयर स्ट्रेस में बेसिकली हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं कि जो भी शेप होती है हमारी फाउंडेशन की, उस शेप का क्या इफेक्ट पड़ रहा है सॉइल पर। मींस इसमें भी सर्टेन हम थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे कि वेस्टरगार्ड थ्योरी पढ़ेंगे, बोसिंग्स थ्योरी पढ़ेंगे, या सर्कुलर लोड थ्योरी पढ़ेंगे, या पॉइंट लोड थ्योरी पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम लोड थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये सब हम पढ़ेंगे वर्टिकल शेयर स्ट्रेस के अंदर। ठीक है, तो ये टोटल 8 चैप्टर हैं। तो 2 चैप्टर और है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। ओके, तो 9th वन इज, तो 7th हो गया शेयर स्ट्रेस और 8th हो गया वर्टिकल शेयर स्ट्रेस। तो जो हमारा 9th चैप्टर है वो हमारा है स्लोप स्टेबिलिटी। ओके, तो स्लोप स्टेबिलिटी जो है, स्लोप स्टेबिलिटी में हम पढ़ते हैं कि जो भी हमको स्ट्रक्चर बनाना है या हमको हाईवे बनाना है, मान लो माउंटेनियस रीजन में, तो माउंटेनियस रीजन में ये जरूरी है कि किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले हम ये इंश्योर करें कि वहाँ का जो स्लोप है या वहाँ की जो सॉइल है वो स्टेबल है। अगर स्टेबल नहीं है तो हम उसको कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएं ताकि फ्यूचर में एक्सीडेंट से बचा जाए। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ते हैं स्लोप स्टेबिलिटी में। तो स्लोप स्टेबिलिटी में बेसिकली हम इन्फानाइट स्लोप की स्टेबिलिटी पढ़ते हैं और सेमी इन्फानाइट स्लोप की स्टेबिलिटी पढ़ते हैं। ओके, तो जो 10th चैप्टर है लेटरल अर्थ प्रेशर। सो नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम सॉइल मैकेनिक्स इज द लेटरल अर्थ प्रेशर। ठीक है, लेटरल अर्थ प्रेशर में हम पढ़ेंगे कि मान लो हमें कोई भी रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन करनी है, तो रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन करने से पहले हमें देखना होगा कि उसके जो बैकफिल है, बैकफिल मतलब जो भी उसके बैक में सॉइल फील्ड है वो उस वॉल पर कितनी फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो अगर हमें ये पता होगा कि वो कितनी फोर्स लगाएगी उस वॉल पर, तो उस फोर्स से ज़्यादा फोर्स पर हम उस वॉल को डिज़ाइन करेंगे ताकि फेलियर ना हो। ओके, तो मान लो ये माउंटेनियस रीजन है और यहाँ पे हमें कोई भी हाईवे डिज़ाइन करना है, तो हाईवे को डिज़ाइन करने से पहले हमें इस माउंटेन की स्टेबिलिटी को इंश्योर करना होगा। और मान लो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इतनी नहीं है जो कि होनी चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें रिटेनिंग वॉल देनी होगी ताकि जो भी ऊपर से डेब्रिस आएगा वो एक्सीडेंट का कारण ना बने और उसको रोका जाए किसी भी हाईवे से पहले। तो हम क्या करते हैं, स्लोप की कटिंग करेंगे और यहाँ पर रिटेनिंग वॉल देंगे, एक वॉल बनाएंगे। ठीक है, तो ये वॉल क्या करेगी, इसके पीछे जो भी बैकफिल है उसको होल्ड करके रखेगी, मीन्स उसको हाईवे पर नहीं गिरने देगी। तो अगर ये स्ट्रक्चर फेल हुआ तो एक मेजर कारण बन सकता है एक्सीडेंट का माउंटेनियस रीजन में। तो माउंटेनियस जो रीजन होता है वहाँ पर स्लोप को स्टेबल करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए हम पढ़ते हैं लेटरल अर्थ प्रेशर। ठीक है,
तो आपने देखा होगा जितने भी माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर मैक्सिमम जगह रिटेनिंग वॉल देखने को मिलती है। ठीक है, तो रिटेनिंग वॉल में हम स्टडी किया करते हैं। रिटेनिंग वॉल में आपने देखा होगा कि जगह जगह वीप होल्स बने होते हैं, मीन्स प्लास्टिक के पाइप्स हम यूज़ करते हैं जिससे जो यहाँ पर वाटर हो वो निकल जाए। मीन्स अगर हम वीप होल्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमें जो डिज़ाइन होगा वो ये जो सॉइल है, सॉइल के लिए तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सॉइल एक बैकफिल प्रेशर लगा रहा है, लेटरल प्रेशर लगा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट है तो वाटर भी एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगाएगा वॉल पर, तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम जो हमारी रिटेनिंग वॉल है उसको बैकफिल के लिए और वाटर के लिए, पोर वाटर प्रेशर दोनों के लिए डिज़ाइन करेंगे तो हमारी जो रिटेनिंग वॉल होगी वो इकोनॉमिकल नहीं होगी, इसलिए हम वीप होल्स प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो ये सब स्टडी कि हम कैसे वाटर को रिमूव करते हैं और कैसे इसकी स्टडी करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं रिटेनिंग वॉल का, ये सब हम पढ़ेंगे लेटरल अर्थ प्रेशर में। ठीक है, और हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारी रिटेनिंग वॉल है वो डिफरेंट वाटर लेवल की पोजीशन पर कैसे रिएक्ट करती है। मीन्स कौन कौन सी फोर्स हमको कंसीडर करनी है अगर वाटर लेवल चेंज हो रही है तो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द टोटल चैप्टर्स इन द सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स में हम टोटल 10 चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, और 3 चैप्टर हैं हमारे फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, तो देखते हैं। ओके, सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज द फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन में हम क्या पढ़ेंगे? शैलो फाउंडेशन में हम पढ़ेंगे कि जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस स्ट्रक्चर में किस टाइप की फाउंडेशन देनी है, सैलो देनी है, और अगर जो सैलो सूटेबल नहीं हुई तो जो दूसरे टाइप की फाउंडेशन होती है डीप फाउंडेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ पाइल्स यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ पाइल्स का यूज़ करके हम साइड रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। मीन्स वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की सॉइल है। मीन्स सबसे पहले तो हमें सॉइल के बारे में पता होना चाहिए कि किस एरिया में कौन से टाइप की सॉइल प्रेजेंट है, और ये पता हुआ तभी हम डिज़ाइन कर सकते हैं कोई भी फाउंडेशन जो कि उस टाइप के सॉइल में सूटेबल हो। ठीक है, तो सैलो फाउंडेशन में हम क्या पढ़ते हैं? सैलो फाउंडेशन में हम पढ़ते हैं कि फाउंडेशन के नीचे की जो सॉइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी है। मीन्स उसकी बियरिंग कैपेसिटी अगर हमें पता होगी तभी हम फाउंडेशन डिज़ाइन कर पाएंगे। ठीक है, और किस टाइप के सॉइल के लिए कौन से टाइप की फाउंडेशन सूटेबल है वो हमें तब पता चलेगा जब हम सॉइल का क्लासिफिकेशन कर लेंगे। ओके, तो बेसिकली सैलो फाउंडेशन में क्या होता है? सैलो फाउंडेशन में होता है कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, अगर फाउंडेशन हमारी ज़्यादा डेप्थ पर नहीं है, मीन्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, इफ द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज लेस एज कंपेयर टू द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, देन इट इज नोन एज द शैलो फाउंडेशन। ओके, और अगर हम बात करें डीप फाउंडेशन की, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, ओके, तो डीप फाउंडेशन में हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ पाइल्स यूज़ करते हैं। अब नंबर ऑफ पाइल्स यूज़ करते हैं और ये इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि उन पाइल का डायमीटर क्या रखना है और उन पाइल्स की शेप क्या रखनी है, और जो हम नंबर ऑफ पाइल्स यूज़ कर रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पर यूज़ करनी है। ठीक है, और कितनी डेप्थ तक यूज़ करनी है, ये सब स्टडी हम करते हैं डीप फाउंडेशन में। ठीक है, तो किसी सॉइल पर सैलो फाउंडेशन यूज़ होती है और जिस पर शैलो नहीं होती उस पर डीप होगी, जिस पर डीप नहीं होगी उस पर रफ फाउंडेशन का यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो ये सब फाउंडेशन देखते हैं, ये हम इन चैप्टर में देखेंगे। और जो हमारा थर्ड चैप्टर है, जो कि लास्ट चैप्टर है फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, उसमें हम पढ़ते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन एंड सॉइल एक्सप्लोरेशन। सॉइल स्टेबलाइजेशन as well as soil exploration। ओके, तो देखो बेसिकली जो हमारा सॉइल मैकेनिक्स है ये हमारा 3rd-4th पार्ट कवर करता है पूरी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का, और जो बचा 1/4 पार्ट है वो कवर करता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी 3rd-4th तो सॉइल मैकेनिक्स के से आते हैं, और जो 1/4 बचे हुए
वो फाउंडेशन इंजीनियरिंग से आते हैं, ठीक है। जो हमारे जेई के या एई के पेपर होते हैं, जेई के पेपर में तो मेनली जो सॉइल स्टेबलाइजेशन या सॉइल एक्सप्लोरेशन है वहाँ से एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो फाउंडेशन से आते हैं, मीन्स शैलो फाउंडेशन से आ सकता है, शैलो से नहीं आया तो डी फाउंडेशन से आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि सॉइल स्टेबलाइजेशन और सॉइल एक्सप्लोरेशन में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखो किसी भी सॉइल को टेस्ट करने के लिए हमारे पास फील्ड टेस्ट भी हैं और हमारे पास लेबोरेटरी टेस्ट भी हैं। तो लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए हमें सॉइल को लैब में ले जाना होगा। अब लैब में सॉइल को कैसे ले जाएं ताकि सॉइल वही रिजल्ट दे जो कि एक्चुअल कंडीशन में रिजल्ट देगी। तो हमारे पास सैम्पलर होते हैं, मीन्स हम जो हमारा सॉइल एक्सप्लोरेशन है इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हम सॉइल को एक्सट्रैक्ट करें उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, ताकि उसमें जो चेंज हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज हो वो मिनिमम हो। मीन्स उसका मॉइस्चर कंटेंट मिनिमम चेंज हो, या उसकी जो पोरोसिटी हो, जो वॉइड रेशो हो, उसमें चेंज मिनिमम हो। मीन्स क्योंकि जब प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी तभी हमें लैब में भी एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा जो कि फील्ड पे मिला है। इसलिए सॉइल एक्सप्लोरेशन में हम मेनली पढ़ते हैं कि कैसे हम, कि जो हमारे पास सैम्पलर होता है उसकी डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए, और जो हमारे पास कुछ टर्म्स होती है जैसे कि एरिया रेशो हो गया, डायमीटर रेशो हो गया, तो वो क्या होता है वो पढ़ेंगे हम सॉइल एक्सप्लोरेशन में। और इसी के साथ हमारा है सॉइल स्टेबलाइजेशन। सॉइल स्टेबलाइजेशन में बेसिकली हम पढ़ते हैं कि जो हमारी सॉइल है, कभी क्या होता है कि कभी कभी होता है कि जो हमारी सॉइल है वो कॉम्पैक्शन जो टेक्निक है, कॉम्पैक्शन के थ्रू हमारी जो सॉइल है वो कंप्रेस नहीं हो पा रही, ठीक है, क्योंकि वो एक ही टाइप की सॉइल है। तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एक्सटर्नल मटेरियल ऐड करना पड़ता है, और वाटर की हेल्प से, मीन्स हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सॉइल को स्टेबल करते हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे सॉइल स्टेबलाइजेशन में, ओके। जैसे कि एक एग्जांपल है कि जैसे कि हमारे पास थ्रू आउट सैंड है और हमें हाईवे डिज़ाइन करना है, तो सैंड को हम अगर जो कंप्रेसिबिलिटी से के थ्रू हम कंप्रेस करें तो इतना अच्छी स्टेबिलिटी हमें नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें बिटुमिन ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बिटुमिन क्या करता है, बिटुमिन जो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं उनको कंबाइन कर देता है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इन द सेम वे अगर हमारे पास क्ले है तो क्ले में हम लाइम यूज़ कर देते हैं। क्ले में लाइम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा क्ले है और क्ले में जो मॉइस्चर कंटेंट है उस मॉइस्चर को लाइम एब्जॉर्ब कर ले और सेट हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे सॉइल स्टेबलाइजेशन में, ओके। तो ये जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर सब सीक्वेंस में हैं। मीन्स हम स्टार्ट करेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन से। सॉइल क्लासिफिकेशन में हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ सॉइल, देन इंडेक्स प्रॉपर्टी, देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ओके। तो सीक्वेंस में चलेंगे, हर लेक्चर में सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि जो हमारा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है बेसिकली उसके अंदर कितने चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं और किस प्रेफरेंस में कवर करने वाले हैं, ओके। और ऑब्वियसली इनके अंदर टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स होंगे, लेकिन हम सेम सीक्वेंस में इनको कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।